क्या आप लोग जानते हो कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना इतना ज़्यादा आसान है कि इसे एक स्कूल का बच्चा भी आसानी से कर सकता है। बस प्रॉब्लम इस जगह पे ये आती है कि हमने इस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना करके रखा है कि हमें जो सिंपल सा तरीका इस चीज़ के लिए अपनाना चाहिए उसे छोड़ करके हम सारी चीज़ें करते हैं। इसीलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी सभी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए किस किस प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। इसमें सभी प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे एफर्मेशंस है, स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, सब्लिमिनल है, मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, पिवटिंग है, या कोई भी प्रोसेस आप देख सकते हो। हर एक प्रोसेस से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। सिर्फ इस जगह पे एक मिसिंग की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर ही नहीं सकते। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये है क्या, अगर आपको पता है तो इस वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए उस चीज़ को, यानी अभी पॉज कीजिए और अभी कमेंट कीजिए। तो वो चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है रेपिटेशन। सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन। हम अपनी लाइफ में सारी चीज़ें रेपिटेशन से ही सीखते हैं। इवन दो अगर आप बचपन से ही अपनी लाइफ को देखो तो जब आपने पहली बार ABCD या काका गागा लिखना भी सीखा था तो हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ किताबें होती थी जो राइटिंग की किताबें होती थी, अल्फ़ाबेट्स के किताबें होती थी, जिसमें हम एक ही शब्द को बार बार एक के ऊपर एक लिखते रहते थे। जैसे एक डॉट डॉट वाली किताब होती थी और साथ में उसके एक इमेज होती थी। जैसे A करके अल्फ़ाबेट है A, तो उसके साथ है एप्पल, B है तो उसके साथ है बॉल की इमेज। क्योंकि कहते हैं कि हमारा माइंड जो होता है वो इमेजेस में सोचता है। वैसे इमेजेस पे आपको इतना फोकस करना नहीं होता, क्योंकि जब आप रेपिटेशन चेंज करते हो तो इमेजेस, आपके माइंड की जो इमेजिनेशन होती है वो वैसे भी चेंज होने लगती है। अगर आप डायरेक्टली भी चाहो तो आप उस चीज़ को विजुअलाइजेशन से ही कर सकते हो, लेकिन इस जगह पे जो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेपिटेशन है। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ को, जैसे बचपन में A शब्द है तो उसी को हम बार बार लिखते थे। एक के ऊपर एक ही कितनी बार हम उसको लिखते थे। एक एप्पल को ही दिखा के हमसे कई बार पूछा जाता था कि ये चीज़ क्या है, इसे क्या बोलते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके वो चीज़ पता चलने लगी। अब हमसे कोई पूछता नहीं है, वो चीज़ हमें पता है कि एप्पल क्या होता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते फिर हम उसको जोड़ते जोड़ते खुद ही शब्द बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लिखना पढ़ना सब सीख जाते हैं, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेम जब पहली बार साइकिल चलाना भी सीखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हम गिरते भी है, हमें चोट भी लगती है और बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन एक टाइम आता है जब साइकिल चलाना हमारे लिए इतना ईजी हो जाता है कि हम अपनी साइकिल चलाकर इजीली कहीं भी चले जाते हैं। इवन अगर हमें स्कूल कॉलेज में भी कुछ आंसर्स अगर याद करने होते हैं, जैसे स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या इंग्लिश, इन चीज़ों को अगर आपको याद करना है तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि एक पैराग्राफ है, मान लीजिए एक पैराग्राफ में 10 लाइन है। अब 10 लाइन में क्या हो सकता है, आधी लाइन के या एक लाइन के या 1.5 लाइन के, इस तरीके से उस जगह में उस पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं। तो मान लीजिए एक पैराग्राफ है 10 लाइन का जिसमें 7 से 8 सेंटेंसेस है। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को लेना है, यानी स्टार्टिंग से लेकर के एक सेंटेंस को लेना है, उसको 5 बार रीड करना है, फिर अगले सेंटेंस को 5 बार रीड करना है, फिर अगले सेंटेंस को 5 बार रीड करना है। या फिर एक सेंटेंस को आपको तब तक रीड करना है जब तक आपको यो याद ना हो जाए। जब वो याद हो जाएगा आपको, फिर आप अगले पे जाओगे। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी बचपन से करते हुए आए हैं। जब हम इस तरीके से याद करते थे तब हम एग्जाम में याद रहता था। जैसे मेरा एक क्वेश्चन होता था कि हु इज़ नेपोलियन बोनापार्टे। अब हालांकि ये चीज़ अब मैं भूल गया हूँ कि हु इज़ नेपोलियन बोनापार्टे, लेकिन इसको याद करने में मैंने बहुत टाइम लिया था स्कूल में, क्योंकि इसका आंसर पूरा एक पेज का होता था। इसी तरह के बहुत सारी भी चीज़ें होती है जिसको हम बार बार रीड करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, इसका बेसिक मतलब यही है कि सबसे पहले जब हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग से हमें वो चीज़ याद हो जाती है। जब एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया है तो आप क्या करते हो, आपके माइंड में वो चीज़ फीड रहती है, आपको वो चीज़ याद रहती है, तो इमीडिएटली आप उस आंसर को बहुत तेज़ी से लिखना स्टार्ट कर देते हो। अब वहीं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे। इवन अगर पता भी हो तो आप बना करके कुछ ना कुछ लिख सकते हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन क्यों होती है, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होता है ये हमारे फेस्टिवल्स है या यह इवेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे बना करके भी जितना चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद करनी पड़ती है। याद करने के बाद क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम में हमें दिखती है और हमें याद रहती है तो हम इमीडिएटली अपना एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली पेपर पे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपका लाइफ में आपका एक्शन और रिएक्शन होता है। आपके अराउंड कुछ भी होता है, उसका रिएक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा है वो बहुत डिपेंड करता है उस जगह पे।
मान लीजिए कि कोई पर्सन है आपके अकॉर्डिंग, आपके अराउंड, हो सकता है आपके एसपी हो या हो सकता है आपके फैमिली मेंबर हो, और उनका कोई बिहेवियर हो सकता है कि आपको नहीं पसंद है। आपके बॉस या कलीग्स भी हो सकते हैं। किसी का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर या किसी का कोई पर्टिकुलर आपको ताना मारना या जो भी सेंटेंस वो यूज करते हैं, कई बार आपको चुभते हैं वो बातें। तो उस तरीके का बिहेवियर या सेंटेंस आप अपने माइंड में ला सकते हो कि क्या चीज आपको प्रॉब्लम देती है, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन क्या होता है उस जगह पे। ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली मेंबर है तो आप वहाँ क्या रिएक्ट करोगे, आप थोड़ा गुस्सा कर सकते हो। आपके फ्रेंड भी अगर आपके अराउंड है, वो अगर कुछ बोले तो आप गुस्सा कर सकते हो। आपके कलीग्स पे भी आप गुस्सा कर सकते हो। लेकिन अगर बॉस ये चीज बोले तो उस जगह पे हमारा माइंड शांत हो सकता है, या शांत हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उस जगह पे जॉब करते हो, और आपका अगर उनसे बहस होता है या आप उनसे झगड़ते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको भुगतने पड़ेंगे, आपकी जॉब जा सकती है। तो इसलिए आप क्या करते हो, उस समय पर समझदारी करते हो और उस समय पर आप चुप रहना प्रेफर करते हो। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इस बात को जानता है। वहीं आपके अराउंड अगर कोई एसपी है आपका, तो उस जगह पे भी आप मोस्टली अपने आप को चुप रहना प्रेफर कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर बोलोगे तो हो सकता है कि रिश्ता टूट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होता है ना, डर बैठ जाता है। अब डर जब बैठता है तो कहीं ना कहीं आप एक्शंस ले नहीं पाते, उस जगह पे चीजों को सुधार भी नहीं पाते। जहां पर आप बातों को बोल करके निकाल दे रहे हो वहां तो चलो ठीक है, वहां पे उसी वक्त आपकी रेजिस्टेंस रिलीज हो जाती है। लेकिन जहां पर बात इस तरह की सिचुएशन में आती है, जहां पर इंपॉर्टेंट तो है उस सिचुएशन में से निकलना, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा वहां पे, तो अगर सेम रिएक्शन भी आपका रहता है एसपी के साथ भी उस तरीके का, जहां पर आप चुप हो जाते हो और सामने वाला कुछ भी आपको बोल दे, और दूसरी तरफ बॉस भी आपको कुछ भी बोल दे, आप उस जगह पे भी चुप रह जाते हो, तो आप चाहो ना चाहो दोनों जगह से ये रिलेशन टूटता है। यानी एसपी के साथ भी टूटता है, और जिस जगह पे आप जॉब करते हो वो भी किसी तरीके से निकलती है आपके हाथों से, या उस जॉब में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो आप डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में कोई ऐसी रिप्रोग्रामिंग चल रही है जिसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो। अब यहाँ पर आपका एक्शन आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी फंसोगे, नहीं करोगे तो भी फंसोगे। तो सॉल्यूशन इस जगह पे क्या होता है? सॉल्यूशन इस जगह पे यही होता है कि अपने माइंड के उस रेपुटेशन को चेंज किया जाए। बेसिकली रेपुटेशन तो आप करोगे, माइंड की उस रिप्रोग्रामिंग को चेंज करोगे, और रिप्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए आप रेपुटेशन का सहारा लोगे। अब मान लीजिए इस जगह पे आप एफर्मेशन का सहारा लेते हो कि आप अपने बॉस के अराउंड जाते हो या आप अपने एसपी के अराउंड जाते हो। अब एसपी के अराउंड हो तो आप अपना एफर्मेशन यूज कर सकते हो इस तरीके से कि मेरा एसपी मेरे साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करता है, ये आप उनका नाम लेके कह सकते हो एसपी की जगह। सेम बॉस की तरफ जा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी टाल सकते हो कह करके कि हर एक के बॉस ऐसे ही होते हैं, या बॉसेस ऐसे ही होते हैं, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि मेरे बॉसेस हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और सेम अपनी दूसरी तरफ भी आप इस चीज को एसपी में भी कर सकते हो कि एसपी की बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता या सीरियसली नहीं लेती। और इन चीज़ों को आप जितना रिपीट करोगे आप उतना ज़्यादा इस वाली रिप्रोग्रामिंग को माइंड में रखोगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो जाने अनजाने में आपका माइंड फियर को एक्टिवेट करेगा, फियर की रिप्रोग्रामिंग को रखेगा। जैसे एक तरफ जॉब के छूट जाने का डर और दूसरी तरफ रिलेशनशिप के छूट जाने का डर। ऐसे में क्या है, डर रहेगा तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ पे एक्ट करेगा, आपके अराउंड कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा जहां पर आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो चीज़ आपके लिए भी सही नहीं होगी। यानी उस जगह पे वो चीज़ टूटेगी भी, और एट द एंड क्या होगा कि आप ये मान के बैठोगे कि यहाँ पे आपकी गलती है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो गलती किसकी है? किसी की नहीं है यहाँ पे। और एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग ही उस तरीके की थी जहाँ पर एक्शन एट द एंड उस तरीके का निकला जिससे रिजल्ट भी वैसा ही मिलना था। तो इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि आप प्रोसेस क्या चूज करते हो, मैटर ये करता है कि आप किस प्रोसेस को चूज करके उसको कितना रेपिटेशन देते हो। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप रेपिटेशन से सीखोगे। जैसा स्टार्टिंग में सारे एग्जांपल से बताया, आपका माइंड अभी क्या अज्यूम करता है, किस बात पे बिलीव करता है, किस बात को सच मानता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किस बात को सच मानना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। और जिसको आप सच मानना चाहते हो आपको उसके अकॉर्डिंग रेपिटेशन स्टार्ट करने होते हैं। जब लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि चीजें ही इतनी है कि समझ नहीं आता कि कैसे किया जाए, तो उस समय पे मेडिटेशन हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन में आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और थॉट से ध्यान हटाते हो। क्यों? क्योंकि हर एक थॉट आपको उस टाइम पे नेगेटिविटी दे रहा होता है। तो जितना आप कुछ सोचते हो उतना आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जितना थॉट से आप ध्यान हटाते हो उतना रेजिस्टेंस आपकी रिलीज होती चली जाती है। और जैसे जैसे थॉट से ध्यान हटता चला जाता है, तो क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो आपकी अपनी नहीं होती, हम बाहर से कैरी करते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बचती है।
जिसका मतलब ये है कि मेडिटेशन आपको नेगेटिव नहीं सोचने देता लॉन्ग टाइम पे। स्टार्टिंग में तो आपको समझ लो नेगेटिविटी रहती ही है, लेकिन लॉन्ग टाइम पे वो नेगेटिविटी को खत्म कर देता है हर जगह से। तो आपका माइंड उस पॉजिटिविटी पे बिलीव करने लगता है। सेम एफर्मेशंस अगर आप लेते हो तो एफर्मेशन का भी रेपिटेशन आपको पॉजिटिविटी देता है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखो या विजुअलाइजेशन देखो, रोबोटिक एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या सब्लिमिनल, ये सारे प्रोसेसेस भी जब आप करते हो तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। और दूसरी जगह पे अगर सब्लिमिनल वाला भी देखो तो सब्लिमिनल मोस्टली आपको लेट गो करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सब्लिमिनल में आपको एफर्मेशन सुनाई नहीं दे रहे होते, आप जस्ट म्यूजिक सुनते हो और म्यूजिक सुनते सुनते अपने आप को रिलैक्स करते हो। बाकी जो काम करता है आपका सबकॉन्शियस करता है जब उसके पास वो एफर्मेशंस पहुंचते हैं। और सबकॉन्शियस तक भी जब वो एफर्मेशंस पहुंचते हैं तो जाने अनजाने में उन्हीं एफर्मेशंस को आप अपनी लाइफ में यूज करने लगते हो, वर्बली या मन ही मन में। तो इस चीज़ से भी यही पता चलता है कि एट द एंड रेपिटेशन आप ही करते हो तब जा करके मैनिफेस्टेशन होती है। और रेपिटेशन करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करो, उस चीज़ को डेली बेसिस पे करो और तब तक करो जब तक, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कर रहे हो तो तब तक करोगे जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर लेते। दूसरी तरफ या तो आप एक ऐसा प्रोसेस चूज करते हो जिसको आप लाइफ टाइम करने का सोचते हो, ये जानते हुए कि लाइफ में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों रहती है। एक प्रोटेक्शन के तौर पे उस चीज़ को किया जाता है। जैसे मेडिटेशन है कि अगर आप लाइफ टाइम मेडिटेट करो तो बाहर की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी और इस वक्त जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जर्नी लंबी लगती है, तो ऐसे टाइम पे ये भी हो सकता है कि आप प्रोसेसेस को चेंज करके भी चल सकते हो। ये आप तब नहीं करते हो जब आप रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन आप समझ लो एक तरीके का लास्ट ऑप्शन हो जाता है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट अब करनी ही करनी है, टाइम भी कम बचा है, अब इस जगह पे पीछे नहीं हट सकते, तो उस समय तो फिर आपको यूज़ करना ही पड़ता है एफर्मेशन को। लेकिन अगर आपके पास लंबा टाइम है और लंबा टाइम देने के लिए रेडी हो, या फिर आपको लंबा टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, तो ऐसे में क्या है कि आप प्रोसेसेस को चेंज भी करते जाते हो धीरे धीरे। और वो करोगे कैसे वो भी आपको टाइम में खुद पता चलता है। इसके लिए आपको समझना होता है कि यहाँ मेडिटेशन थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन या अपनी इम्पल्स से ये समझ पाओ कि आपको कब क्या करना है। कभी आपको मेडिटेशन करने का मन करेगा, यानी मेडिटेशन तो रहेगा ही, तो कभी आपको स्क्रिप्टिंग करने का मन करेगा, कभी एफर्मेशन करने का मन करेगा, कभी विजुअलाइजेशन करने का मन करेगा, कभी पिवटिंग करने का मन करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, 1-2 हफ्ता आपने स्क्रिप्टिंग की, फिर उसके बाद आपका मन किया कि मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करूँ, फिर आप कुछ दिन ग्रेटिट्यूड वॉक कंटिन्यू किए जब तक आप उसको एंजॉय कर रहे थे। फिर जब वो चीज़ आपको बोरिंग लगने लगी, आपने कोई और प्रोसेस चूज़ किया। तो ऐसे में क्या है, धीरे धीरे आपका प्रोसेस भी चेंज होता जाएगा, रेपिटेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इस जगह पे ये ध्यान रखना है कि आप कर किस लिए रहे हो। अगर आप अलाइनमेंट के लिए कर रहे हो तो फिर आप ऑप्शंस या फिर आप प्रोसेस वैसे चूज करोगे जो सिर्फ अलाइनमेंट पे वर्क करेंगे। जैसे मेडिटेशन है या ग्रेटिट्यूड वॉक है, जिसमें आप स्पेसिफिक डिजायर को लेकर के बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ओवरऑल लाइफ को लेकर के बात कर रहे हो। मेडिटेशन में तो चलो कुछ बात ही नहीं कर रही होते। और एफर्मेशन भी अगर आप यहाँ पे चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो तो इस जगह पे फिर आप डिज़ायर स्पेसिफिक वाली एफर्मेशंस को यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप अम्ब्रेला एफर्मेशन, सेल्फ लव एफर्मेशन, अलाइनमेंट एफर्मेशन और उसके अलावा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसी एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ऐसी होती है कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, यूनिवर्स पर मेरा विश्वास हर दिन बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स हमेशा मेरे सपोर्ट में है, मैं जो चाहे वो पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। और दूसरी साइड अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए प्रोसेस कर रहे हो तो कुछ दिन आप स्क्रिप्टिंग पढ़ के रीड कर रहे हो या डेली आप स्क्रिप्ट कर रहे हो सेम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसके कुछ दिन बाद फिर आप उसको चेंज करके दूसरा प्रोसेस चूज कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो। फिर एफर्मेशन करने के कुछ दिन बाद आपको वो जब बोरिंग लगने लगे तो फिर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगो। तो ऐसे में क्या है कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वर्क तो कर रहे हो लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए कर रहे हो, ताकि आपका माइंड उस जगह पे बोर फील ना करे। तो आप ये भी कर सकते हो। और रोबोटिक एफर्मेशन कब करनी है, जब आपके पास कम समय बचा है और या फिर आप जिद्दी हो चुके हो, आप चाहिए ही चाहिए उस समय पे, फिर जब उसको कर रहे हो तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन एक सिंगल छोटी सी एफर्मेशन होती है जिसको एक दिन में आप जितना चाहे उतना बार दोहरा सकते हो। स्क्रिप्टिंग में क्या आपको बैठ करके लिखना पड़ेगा, फिर उसको रीड करना पड़ेगा, तो थोड़ी स्क्रिप्टिंग लंबी होती है। या सब्लिमिनल भी सुनोगे तो आपको 5, 10, 15 मिनट लगेंगे, जितना लंबा सब्लिमिनल है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखोगे तो 5-10 मिनट आपको लिखने में लगेंगे, तो दिन में आपको 2-3 बार आपको बैठना पड़ेगा लिखने के लिए। वैसे जरूरी नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि रेगुलरली बेसिस पे अगर आप लिखोगे तो मैनिफेस्टेशन हो जाती है। लेकिन शॉर्ट टाइम में अगर करना है तो फिर उस जगह पे रोबोटिक एफर्मेशन आती है, जिसको आप बार बार रिपीट करते हो और उस रेपिटेशन से पुराना पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो एट द एंड यही चीज़ आती है कि रेपिटेशन हर चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। अगर लंबा टाइम है तो आप डेली एक बार एक चीज़ को करते जाते हो, लॉन्ग टर्म में वो खुद आपको रिजल्ट देती है।
शॉर्ट टर्म में आप इसको ऐसे देखते हो कि जितना ज़्यादा आप इसको रिपीट करते हो उतना जल्दी आप अपना पुराना पैटर्न तोड़ते हो। तो इसीलिए आपको रेपिटेशन करना चाहिए आपकी लाइफ में। और अगर आप सोच रहे हो मेडिटेशन से स्टार्ट करने का, तो आप उसको 30 डेज़ का चैलेंज लेकर के भी कर सकते हो, जहाँ पर आप 30 डेज से उसको स्टार्ट करो, ज़्यादा प्रेशर मत लो, 30 डेज़ का चैलेंज लो और उस हिसाब से आप उसको स्टार्ट कर दो। और कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वाली वीडियो में बताया जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।